हेलो स्टूडेंट्स, तो टेस्ट 51 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एक बैलेंस पेपर है, हाई स्कोरिंग पेपर है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के हैं, तो अच्छा नीट के लिए सॉल्वेबल पेपर है। क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें बी एच गिवन है और फाई गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है और बी वी कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है कि बी वी अपॉन बी एच इज tan फाई। तो रीअरेंज करके हम लोग बी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बी वी इज बी एच tan फाई। कैलकुलेशन भी सिंपल है, आराम से सॉल्वेबल है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। सेकंड क्वेश्चन ले लें। सेकंड क्वेश्चन में 2 ओम के थ्रू करंट गिवन है और 6 ओम के थ्रू करंट हमें निकालनी है। तो पहले अपन यहाँ 6 ओम और 3 ओम को अपन क्लब करें तो 6 3 ज़ा 18 अपॉन 9, ये 2 ओम आना। तो देखिए ये दोनों ब्रांचेस 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, तो इधर 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 2 इंटू 2 4 वोल्ट है। और एग्जैक्टली यही ब्रांच लेफ्ट साइड में भी है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज हम डायरेक्टली बोलेंगे 4 वोल्ट है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं। इधर भी देखिए 1 ओम 2 ओम, जब अपन 6 और 3 को कंबाइन करें तो 1 और 2 आ रहा है, और इधर भी 1 ओम और 2 ओम सेम ब्रांच है। तो इधर यदि हमारी करंट जा रही है 2 एम्पियर, तो इधर जो वोल्टेज है वो हमारा आ रहा है 2 2 ज़ा 4, तो इधर भी वोल्टेज हमारा 4 वोल्ट ही होना चाहिए, है ना। तो वोल्टेज 4 वोल्ट होना चाहिए, या अपन ये बोल सकते हैं कि इधर भी करंट डायरेक्टली 2 एम्पियर ही आनी चाहिए। अब 2 एम्पियर को अपन डिवाइड कर दें 6 ओम में, तो 6 ओम में पैरेलल में करंट इन्वर्स रेशो में डिवाइड होगी। सो आई थ्रू 6 अपॉन आई थ्रू 3 इज 3 अपॉन 6, दैट इज 1/2। सो आई थ्रू 6 ओम कितनी होगी? आई थ्रू 6 ओम होगी 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2, दैट इज 2/3 एम्पियर। तो डबल स्टार की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे इसको। वोल्टेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल थी, तो इधर भी 2 एम्पियर करंट आएगी और उसको से हम लोगों ने 6 ओम में डिवाइड कर दिया। सो डबल स्टार की कैटेगरी में रख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। इन एक्सपेरिमेंट विद पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। नल स्टेट आने का मतलब ही है कि जीरो है, तो डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें। पहले क्लोज किया है स्विच, ओपन किया है, तो दोनों में अपने को करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो जब क्लोज किया है तो देखिए जो भी इफेक्ट होगा ये क्लोजर साइड की वजह से इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो करंट क्लोज करने पे ऐसे फ्लो करेगी। तो ऐसे में इनवर्ड हम यदि फील्ड देखें, फ्लक्स देखें, तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा, नहीं आउटवर्ड फ्लक्स और इंक्रीज होगा। जो अपन राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटवर्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो आउटवर्ड फाई आउटवर्ड इंक्रीज होगा। सो टू अपोज दैट जो इंड्यूस करंट का फील्ड है वो इनवर्ड आना चाहिए, दैट मीन्स इंड्यूस करंट हमारी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। तो पहले इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगी, और जब स्विच ओपन करेंगे तो रिवर्स इफेक्ट होगा, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, इसको एक और सॉल्व करने का तरीका ये है गाइस, ये जो क्लोजर साइड है, जब भी फ्लक्स बढ़ेगा तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। तो ये क्लोजर जो साइड है इसमें करंट डाउनवर्ड आ रही है, तो इन्हीं दोनों में फोर्स डिसाइड होगा, इसी से नेट फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड होगी। इसमें करंट डाउनवर्ड आ रही है तो रिपल्शन चाहिए, तो इसमें करंट ऐसे आनी चाहिए। तो पहले रिपल्शन होगा तो क्लोजर साइड्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि क्लॉकवाइज आ रही है, और बाद में जब स्विच ओपन करेंगे तो फ्लक्स रिड्यूस होगा, तो अट्रैक्शन आएगा, तो करंट सेम डायरेक्शन आनी चाहिए। एज वी नो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। तो डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। वैसे एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है ये, इन द सर्किट शोन इन फिगर टाइम कांस्टेंट स्टेडी स्टेट करंट विल बी। तो पहले जो रेजिस्टेंसेस क्लब हो रहे हैं उनको अपन क्लब कर लें। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस मेरे पैरेलल में आ रहे हैं 4 ओम, और फिर ये 4 ओम और 4 ओम सीरीज में आ रहा है, तो जो नेट रेजिस्टेंस सर्किट में है वो 2 ओम है, ये 2 हेनरी नहीं 4 ओम और 4 ओम सीरीज में आ रहा है, तो 8 ओम हो जाएगा, सॉरी। तो ये हमारा 8 ओम, और इधर ये बैटरी है 6 वोल्ट की। तो ये सिंगल लूप एलआर सर्किट हो गया। हमें टाइम कांस्टेंट मालूम है, टॉ इज एल बाय आर, तो एल बाय आर, सो 2/8, सो 0.25 सेकेंड्स, एंड आई मैक्स इज ई अपॉन आर, तो 6/8, दैट इज 0.75 एम्पियर। तो डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, स्टैंडर्ड कैटेगरी है, सॉल्व कर सकते हैं अपन आराम से। 6th क्वेश्चन अपन देखें। An electric dipole is placed in uniform field perpendicular to field, the work done in turning the dipole through an angle 180 डिग्री।
तो हमें मालूम है डाइपोल को यदि फील्ड में टर्न करना है तो W एक्सटर्नल इज डेल्टा यू, दैट इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब पहले भी डाइपोल फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर है और जब 180 डिग्री से टर्न किया तब भी डाइपोल फील्ड से 90 डिग्री पर है, तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम हो गई, इसलिए वर्क डन 0 हो गया। तो हम सिंगल स्टार की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डालेंगे, सॉल्वेबल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज डिस्कनेक्टेड बैटरी एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो हमें एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस इनके बारे में बताना है। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, सो एनर्जी Q² बाई 2C इज प्रपोर्शनल टू 1/C। C इंक्रीज हो गया है तो एनर्जी डिक्रीज हो गई है, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/A/ε0K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा K के फैक्टर की वजह से। एंड पोटेंशियल इज Q/C, C इंक्रीज हुआ है तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ए ही रॉन्ग है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, हमने नॉट करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेज में रहता है, मैं इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी दूंगा। An electron flies into a homogeneous field, the velocity is this, what is the tangential acceleration of electron? तो हमें मालूम है यूनिफॉर्म फील्ड में 90 डिग्री पे यदि पार्टिकल, यूनिफॉर्म फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा। जिधर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट 0 होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 होगी मैग्नेटिक फील्ड में। सो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी देंगे अपन इसको। पार्टिकल ऑफ चार्ज Q enters with speed V0 in a region containing circular region containing magnetic field B uniform, velocity given है, बोला if the line OP makes angle of this and O is the center of circular region, value of V0 so that particle passes through O। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन कि ये सर्कुलर रीजन में पार्टिकल को O से पास करना है। तो गाइस इसमें फिगर बनाना रहेगा, मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा आप लोगों के लिए। तो ये V0 यहाँ पर है। सर्कल ट्रेस करने में देखिए जो हम लोग क्लासरूम में सिखाते हैं, सर्कल ट्रेस करने में सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन देखनी होती है। तो QV क्रॉस B, तो पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारी इस लाइन के अलॉन्ग आ रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन आ रही है। तो फोर्स, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना है तो फोर्स सर्किल के सेंटर की तरफ लगेगा, तो सर्किल का सेंटर इसी लाइन पे कहीं पर। अब लूज हैंड से इसके चारों तरफ आप सर्किल ट्रेस कर दीजिए। तो ये सर्किल हम लोगों ने ट्रेस कर दिया। ओके, इस सर्किल के सेंटर को हम लोग O डैश बोल रहे हैं। नाउ वी वांट द पार्टिकल टू क्रॉस थ्रू पॉइंट O। पॉइंट O यहाँ पे कहीं पर है, मान लीजिए सर्किल जो है उस पॉइंट O से पास करना चाहिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट P है, ये डिस्टेंस हमें R गिवन है, P से O का डिस्टेंस R गिवन है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, वेलोसिटी का PO लाइन से एंगल थीटा है, ये ठीक है। और ये O से P, O डैश से P की दूरी रेडियस होगी सर्किल की, O डैश से O की दूरी भी रेडियस होगी सर्किल की। और गाइस यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल मेरा 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से नॉर्मल डालिए, तो ये जो OP डिस्टेंस है R, कैपिटल R इज 2 स्मॉल r साइन थीटा। सो 2 स्मॉल r की वैल्यू है mv0 बाय QB साइन थीटा। तो V0 हमें चाहिए, तो V0 हो गया QB R अपॉन 2m साइन थीटा। तो आई वुड से दैट दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि आपको फिगर जज करना है, फिगर बनाना है, पहले तो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करना है, फिर फिगर बनाना है, फिर उसके बाद में ज्योमेट्री अप्लाई करनी है। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे के लिए अपन इसको कैरी करें। सो 4 स्टार की कैटेगरी में ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट अपन ले लें, सोलर रेडिएशन एमिटेड बाय सन 6000 केल्विन, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ दिस। तो T1 λ1 गिवन है एंड टेम्परेचर T2 कर दिया, तो λ2 कितना हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे वीन्स लॉ पे क्वेश्चन है, λT बराबर कांस्टेंट, T डैश जो है वो
टी का हाफ है तो लैम्डा डैश 2 लैम्डा हो जाएगा, तो 4800 से 9600, तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। सॉल्वेबल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर इज चेंज्ड इन सच अ वे दैट 20 जूल ऑफ हीट इज रिलीज फ्रॉम द गैस एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। हीट रिलीज्ड, तो हीट रिलीज मतलब नेगेटिव हीट, एंड वर्क डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस ये भी नेगेटिव होगा। इनिशियल इंटरनल एनर्जी गिवन है और फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है Q बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस W। सो Q हमें गिवन है -20 जूल क्योंकि रिलीज हुई है, U फाइनल हमें निकालना है, U इनिशियल हमारा गिवन है 30 जूल एंड W नेगेटिव रहेगा -8 जूल, तो ये U फाइनल आ रहा है हमारा 18 जूल। तो मैं इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डाल रहा हूँ क्योंकि साइंस की थोड़ी केयर करनी है, मिस्टेक होना पॉसिबल है। 12th देखें, हमें 12th क्वेश्चन में TC गिवन है और TC गिवन है, TH निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा गिवन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज TC अपॉन TH माइनस TC। TC की वैल्यू लिखेंगे अपन 273 माइनस 13 दैट इज 260 केल्विन, और वहाँ से अपन TH की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में दूंगा। नेक्स्ट हम लोग 13th क्वेश्चन पर आएँ। आइडियल गैस P1V1 undergoes process pressure proportional to volume. At the end of the process, the root mean square speed is doubled. Then the heat supplied. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, दैट मीन्स PV टू द पावर -1 बराबर कॉन्स्टेंट, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में x हमारा -1 हो गया। अब हमारा जो टेम्परेचर है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें मालूम है प्रोपोर्शनल टू √T है और T प्रोपोर्शनल टू VRMS के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में T, तो VRMS डबल हो गया है, तो जो नया टेम्परेचर है वो पुराने वाले टेम्परेचर का 4 टाइम्स हो गया है, ये हमें मालूम पड़ रहा है। अब हम लोग हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएं स्पेसिफिक हीट के लिए, CV माइनस R अपॉन x माइनस 1, तो डायटमिक गैस है तो CV 5R/2 है माइनस R, x की वैल्यू -1 है, सो -1, तो ये हमारा आ रहा है 3R। सो हीट गिवन इज NC डेल्टा T, सो NC 3R है, डेल्टा T 4T1 माइनस T1, सो दिस इज 9nRT1, nRT1 is P1V1, so 9P1V1, so this is a good question. I'll put it in 3-star category, but solvable है। अपने को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मैंने लास्ट टेस्ट में, उसके लास्ट टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ पे बोला था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की थ्योरी अच्छी तरह से रिवाइज करनी है, तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है बट थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए अपन इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं। 14th क्वेश्चन हमारा है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड, इट विल बेंड टूवर्ड्स अ मेटल। तो देखिए बाई मेटालिक स्ट्रिप में क्या है, हमारे पास 2 स्ट्रिप्स हैं जो कि आपस में कपल्ड हैं इस तरह से, तो मान लीजिए ये बेंड हो जाती हैं, ये बेंड हो जाती है, ये बेंड होके इस तरह से बेंड हो रही है मान लीजिए, तो ऑब्वियसली ये लेंथ L2 है और ये लेंथ L1 है, तो L2 बड़ा है L1 से क्योंकि वो आउटर आर्क पे आ रहा है, तो उसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो L2 बड़ा है L1 पे, यानी कि डेल्टा L2 ग्रेटर देन डेल्टा L1। दैट मीन थर्मल एक्सपेंशन किसका ज़्यादा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 2 का ज़्यादा हुआ है, तो 2 का ज़्यादा हुआ है, दैट मीन्स α2 इज ग्रेटर देन α1। सो जिधर थर्मल कोफिशिएंट कम है बेंडिंग उधर की तरफ होगी, तो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे और अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर स्केल आर 10 and 80, एंड फॉरेनहाइट स्केल पे यही वैल्यूज हमारी 32 है और 212 है, एंड जब इस नई स्केल पे 45 टेम्परेचर, तो फारेनहाइट स्केल पे कितना होगा। तो गाइज ये सारे पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट आ रहा है हमारा 10 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, 10 डिग्री करस्पॉन्डिंग फारेनहाइट स्केल पे हमारा 32 डिग्री फॉरेनहाइट है, एक पॉइंट ये हो गया, और 80 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमारा फारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री है, और 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है कि फॉरेनहाइट स्केल पे कितना है। तो लीनियर रिलेशनशिप रहेगी, तो हम बोलेंगे 212, मतलब आई मीन जस्ट F माइनस
32 अपॉन 45 माइनस 10 इज 212 माइनस 32 अपॉन 80 माइनस 10। ये मैंने लीनियर रिलेशनशिप यूज में लिए, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरह से f माइनस 32 इज इक्वल टू 35 और ये आ रहा है हमारा 180 अपॉन 70। सो ये 7 5 35। सो f की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है 18 5 90। सो 90 प्लस 32 122 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे आ रहा है हमारा 122। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और टेम्परेचर स्केल्स का हमें अच्छे तरह से इसमें आइडिया होना चाहिए। तो मैं इसको 3 स्टार की कैटेगरी में डाल रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरह से सीखेंगे। आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो 16th क्वेश्चन देखें। फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन पे शेप इन्वर्ट होगा, तो यदि हमें सेम शेप चाहिए तो एक बार जब इस एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो शेप इस तरह से हो जाएगा, फिर इस एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो शेप इन्वर्ट होके इस तरह से हो जाएगा। तो एक बार वेव को यहाँ से यहाँ जाना है, शेप इन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ जाना है, फिर शेप इन्वर्ट हो गया, तब ओरिजिनल शेप आया और यहाँ पर आना है। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है आप देख रहे हैं 12 मीटर्स ट्रैवल हो रहा है। 6 मीटर्स इनके बीच में गैप गिवन है, तो टोटल 12 मीटर्स ट्रैवल हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड हमें गिवन है 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो जो टाइम ड्यूरेशन होगी 12 मीटर्स अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड, सो 6 सेकेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक्साइज शीट में रहते हैं। स्टैंडर्ड कैटेगरी में डालेंगे, स्टार सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो या स्पीड मैग्नीट्यूड एक ही बात है। तो इसलिए डी करेक्ट ऑप्शन, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा ये क्वेश्चन भी। प्रोजेक्टाइल को I+2J से फायर किया है और हमें कार्टेशियन इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो tan थीटा अपन देख लें, तो tan थीटा है हमारा Vy अपॉन Vx दैट इज 2। ट्रेजेक्टरी के लिए cos थीटा की वैल्यू भी जरूरत रहेगी। तो ये है परपेंडिकुलर बाय बेस आ रहा है 2/1, तो बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज हो गई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। u स्क्वायर हमारा मालूम पड़ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 5। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। So that is x 2x minus 10 x square upon 2 u square is 5 cos square theta is 1/5। तो ये हमारे पास आ रहा है y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बट फिर भी डबल स्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है इसलिए, बट सॉल्व करना चाहिए। द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर पे, डिपेंड है सरफेसेस के, नॉर्मल रिएक्शन पे, ऑन द मूविंग बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। Does not depend on relative velocity of the two surfaces in contact. Force of friction, kinetic friction does not depend on nature of the surfaces in contact, normal reaction on the moving body. तो एक्चुअली म्यू एन, तो म्यू पे डिपेंडेंट है, एन पे डिपेंडेंट है, बट रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में आएगा। स्फीयर ऑफ मास है, मूविंग वेलोसिटी 2v, another identical sphere of mass, another after collision the first moves with velocity v in a direction perpendicular to the initial direction, find the speed of second sphere। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, xy मान के आप मेंटली और इसको सॉल्व करिए। इनिशियल मोमेंटम हो गया m2v i कैप, सेकेंड वाले का 0 है। फाइनल मोमेंटम m और वेलोसिटी दे रखी है हमें v और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इनिशियल, तो j कैप एंड सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी mv2 मान लेते हैं। तो v2 वेक्टर हमारा आ रहा है 2v i कैप माइनस v j कैप। तो v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 4v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट दैट इज √5v। तो डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉल्वेबल है। As observed in lab frame, 6 mega electron proton is incident on 12C target. The velocity of center of mass of the system is। तो एक का मास 1 AMU है, एक का मास 12 AMU है। तो VCM जो होगा हमारा VCM is 1 into u upon 1 plus 12 that is u by 13। ये प्रोटॉन की स्पीड u प्रोटॉन। ओके, अब प्रोटॉन की स्पीड कैसे निकालें? एनर्जी गिवन है हमें, तो दैट इज हाफ m प्रोटॉन u प्रोटॉन का स्क्वायर। तो u प्रोटॉन हो जाएगा हमारा √2k by mp and into 1/13। दिस इज VCM। मैंने UP की वैल्यू डाल दी। Now 2k, k is 6 mega electron volt, तो 6 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19। Mass of proton
1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो दिस इज़ 2k/mp इंटू 1/13। तो देखिए रफली सॉल्व करते हैं, ये हमारा 10⁻⁻27 तो 10⁻14 आ रहा है, तो 10⁻14 इसको रफली अपन हटा देते हैं, तो 2 6 4 12 √12, सो 2√3 अपॉन 13 इंटू 10⁻7। ओके, तो ये हम लोग √3 इंटू 2 दैट इज़ 1.7 इंटू 3.4 अपॉन 13 इंटू 10⁻7, तो ये 0.2 समथिंग आ रहा है, 0.2 इंटू 10⁻7, सो 0.2 इंटू 10⁻7, तो रफ कैलकुलेशन से मालूम पड़ रहा है 2.6 इंटू 10⁻6। सॉल्वेबल है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए अपन इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब आपने कैलकुलेशन देख के छोड़ा है तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड गो के लिए इसमें कर सकते थे। 22nd क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किए 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे, ब्रेक्स n फ्रेगमेंट्स, 1 फ्रेगमेंट √3 से मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग फ्रेगमेंट्स पूरे जो बाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास 7√3 मीटर पे स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और सब एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास सारे फ्रेगमेंट्स क्योंकि एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि थ्रू आउट सेंटर ऑफ मास सेम ट्रेजेक्टरी पे मूव करेगा, क्योंकि सारे फ्रेगमेंट्स एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने लॉन्च किया सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सारे फ्रेगमेंट्स एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। हम रेंज निकाल लें, रेंज इज u² sin 2θ/g, दैट इज 100 इंटू √3/2 अपॉन 10, सो दैट इज 5√3, तो रेंज आ रही है 5√3। यहाँ पे कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास आके स्ट्राइक करेगा। फर्स्ट फ्रेगमेंट √3 मीटर पे स्ट्राइक कर रहा है, मान लेते हैं m मास का, तो ये √3 मीटर पे स्ट्राइक कर रहा है, ये कंप्लीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 5√3 पर आ रहा है, और जो रिमेनिंग n-1 पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास 7√3 पर आ रहा है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास से भी डिस्टेंस x1 x2 है, तो m1 x1 बराबर m2 x2, तो ये डिस्टेंस है हमारा 4√3 और ये डिस्टेंस है हमारा 2√3। तो अपन कंडीशन लगा दें, सेंटर ऑफ मास के अराउंड m1 x1 बराबर m2, वो n-1 पार्टिकल्स है, इंटू x2 विच इज 2√3। तो सॉल्व कर रहे हैं तो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, इवन तो कॉन्सेप्ट मालूम है, बट ये फ्रेगमेंट्स n और ये सब कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो इसको अपन 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। आपने किया है तो यू हैव सॉल्व्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आगे के लिए अपने को सीखना है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पे तभी रहेगा जब सारे पार्टिकल्स एक साथ ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे। यदि कोई एक पहले स्ट्राइक कर गया तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी फिर ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से चेंज हो जाएगी, बट सब एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 23rd, बॉल मूविंग विथ स्पीड v कोलाइड्स विथ वॉल मूविंग विथ स्पीड u, इलास्टिक इम्पैक्ट, फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है। तो गाइस ये वॉल है जो कि u स्पीड से आ रही है, पार्टिकल v स्पीड से आ रहा है। ओके, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमें मालूम है वॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बीइंग मैसिव, है ना, तो अपन इक्वेशन लिखें तो v2 माइनस v1 इज u1 माइनस u2। 2 वॉल को ले लेते हैं, 1 पार्टिकल को ले लेते हैं, तो v2 तो एज इट इज है u, v1 हमें निकालना है, u1 माइनस v है एंड u2 u है, तो हमारी v1 की वैल्यू आ रही है 2u प्लस v। पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, m v1 माइनस u1 अपॉन डेल्टा t, तो m v1 है 2u प्लस v माइनस u1 अगेन माइनस u अपॉन डेल्टा t, सो दैट इज 2u प्लस v m अपॉन डेल्टा t। तो हमें आंसर मिल गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज करने की जरूरत चेक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी भी चेक करते। तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। थोड़ा साइंस को अपने को केयरफुली क्लियर करनी है, मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले अपन ने कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन वाली इक्वेशन लिखी और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दी हुई है, इसलिए कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन लिखी, वॉल की वेलोसिटी सेम रखी और पार्टिकल की नई वेलोसिटी निकाल ली, और फिर इम्पल्स मोमेंटम से हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया। सो गुड क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे अपन इसको। पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, 30 डिग्री एक्सेलरेशन वेक्टर इज मेकिंग,
विथ वेलोसिटी देन द रेशियो ऑफ सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है पहले के पेपर में। तो जो नेट एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन 30 डिग्री के एंगल पर है वेलोसिटी वेक्टर से, थीटा एंगल पर। तो ये वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा, ये वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल होगा। हमें निकालना है रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल, AC अपॉन AT। तो AC अपॉन AT इज tan 30 विच इज 1/√3। तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, पहले भी अपन ने सॉल्व किया है। वर्क डन टू टेक अ पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर से r डिस्टेंस से, टू हाइट 2r मतलब 3r। तो हमें r1 बराबर r से r2 बराबर 3r तक लेके जाना है। वर्क चाहिए हमें, तो W एक्सटर्नल इज, ध्यान में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, mgh वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, -gmm अपॉन 3r माइनस gmm अपॉन r। सॉल्वेबल है, सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। जियो स्टडी सेटेलाइट है, अनदर ऑर्बिट में डाला है जिसकी रेडियस ट्वाइस है और टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट इन सेकेंड ऑर्बिट। तो मालूम है जियो स्टेशन सेटेलाइट है, यानी कि टाइम पीरियड 24 आवर्स है, वेस्ट टू ईस्ट सेंस में रोटेट कर रही है इक्वेटोरियल प्लेन में, है ना। तो इतनी हाइट पे कि टाइम पीरियड 24 आवर्स है। अब अपन ने डिस्टेंस डबल कर दिया, तो सेंटर से डिस्टेंस डबल क्या होगा, तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁵/2। तो यदि r' 2 टाइम्स r है, तो जो t' होगा वो 2√2 टाइम्स t हो जाएगा। सो 2√2 टाइम्स 24 आवर्स, सो 48√2 आवर्स। तो डबल स्टार की कैटेगरी में डालते हैं, बट सॉल्वेबल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा है पैरेलल और सीरीज में। तो पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट हो गया 2k और सीरीज में इक्विवेलेंट हो गया हमारा k/2। नाउ फ्रीक्वेंसी इज 1/2π √k/m, सो प्रोपोर्शनल टू √k। So f series upon f parallel is √k series, which is k/2 upon k parallel, which is 2k. So this is 1/4 1:2। So correct answer। तो मेरे हिसाब से सिंगल स्टार स्टैंडर्ड कैटेगरी है, सॉल्व करने लायक है आराम से। पार्टिकल का एक्सेलरेशन गिवन है और बोला द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो सिंस एक्सेलरेशन देखिए -βx-2, तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है x बराबर 2 पे, तो मीन पोजीशन x बराबर 2 है और ये ओमेगा स्क्वायर है। इसको आप रीड करें -ω² कैपिटल x -2 को कैपिटल x। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है √β और अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड आ गया अपना। तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सिचुएशन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज दिस, सबमर्ज्ड ब्रिक इज बैलेंस्ड बाय दिस, द वेट ऑफ द ब्रिक इज। तो बीम बैलेंस में मान के चलेंगे दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर है, कुछ गिवन नहीं है। तो दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर है, यानी कि R1 और R, ये जो आर्म्स की लेंथ है L और ये भी L है। तो यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे भी उतना ही फोर्स F2 लगा हुआ। F1 बराबर F2 आर्म बैलेंस के लिए, बीम बैलेंस के लिए। तो F1 कितना है, वेट नीचे लग रहा है, और बॉयंसी हो जाएगा V⍴F g, और F2 हमें दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम मास ऑन द बीम स्केल, ये हमें W1 बोल देते हैं, इसको W2 बोल देते हैं। तो W1 की वेट ऑफ द ब्रिक निकालना है, तो W1 इज W2 प्लस V⍴F g। सो W2 is given 2.54 kg, so 25.4 न्यूटन। मैं G10 लेके चल रहा हूँ, एंड V 2.197 लीटर, एंड ⍴F is 1 kg per liter, 1 kg per liter, and into G10। तो 25.4 प्लस 21.97 दैट इज 47 समथिंग। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है, तो हम ये टिक करेंगे। सो लेट्स से इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डाल लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, बट सॉल्वेबल है। कैपिलरी ट्यूब, द वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ दिस, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1/4 देन वाटर विल राइज। तो अपने मालूम है कैपिलरी के लिए 2s/r बराबर ρgh, r मेनिस्कस की रेडियस है और r की वैल्यू a बाय cos थीटा होती है, a ट्यूब की रेडियस है ना। तो जो h है वो प्रोपोर्शनल टू 1/a है। अब एरिया 1/4 कर दिया अपन ने, एरिया 1/4 कर दिया, यानी कि जो रेडियस है वो हाफ कर दिए, रेडियस हाफ कर दिए, तो जो हाइट रेज्ड है वो डबल हो जाएगी, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर हो जाएगी।
तो सरफेस टेंशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कैपिलरी एक्शन का, सिंगल स्टार की कैटेगरी में आएगा। ओ सेंटर ऑफ मास गिवन है, सीसी के अबाउट एमआई गिवन है और ए के अबाउट निकालना है। ध्यान रहे हमेशा शिफ्टिंग जो होती है वो सीएम से होती है और किसी एक्सिस से नहीं होती। तो आई ए डैश इज आई अबाउट ओ प्लस एम इंटू 2d का स्क्वायर, आई सी सी डैश इज आई अबाउट ओ प्लस एम डी स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट कर दें तो आई ए डैश इज आई सी सी डैश प्लस 3md स्क्वायर। वेरी गुड क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। जेन्युइनली मिस्टेक हो सकती है कि आप डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीसी और ए में लगा दो कि ए डैश इज सी सी डैश प्लस एम डी स्क्वायर, पर ध्यान रहे शिफ्टिंग हमेशा सेंटर ऑफ मास से करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। तो इसको मैं ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालूंगा। गुड क्वेश्चन, सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात है। आगे के लिए कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है। मैन ऑफ मास m stands on the length l of plank, man walks mass plank this distance that the man moves relative to the ground। तो पहले प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा अपने को। तो सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो मैन जब प्लैंक के रिस्पेक्ट में l चलेगा तो प्लैंक कितना चलेगा, है ना। तो कैपिटल M डेल्टा एक्स प्लैंक प्लस स्मॉल m डेल्टा एक्स मैन बराबर 0, कैपिटल M डेल्टा एक्स प्लैंक प्लस स्मॉल m डेल्टा एक्स ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक प्लस डेल्टा एक्स ऑफ प्लैंक, क्योंकि हमें मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो डेल्टा एक्स ऑफ प्लैंक आएगा अपना माइनस m डेल्टा एक्स पी अपॉन m प्लस कैपिटल M। मैं इसको आपको फॉर्मूला की तरह लर्न करने के लिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली यूज में ले लो इसको। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस ml अपॉन 4m दैट इज माइनस l/4। अब मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्लस प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। तो मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में l है, प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में l/4 है नेगेटिव डायरेक्शन में। सो मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रहा है 3l/4। सो सॉल्वेबल है, डबल स्टार की कैटेगरी में डाल लेते हैं। स्टैंडर्ड सिचुएशन है, द पाथ ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स इज। गाइस जो पार्टिकल्स की अल्फा पार्टिकल में स्कैटरिंग में पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है वो ओपन ट्रेजेक्ट्री है। जो 180 डिग्री से पार्टिकल आ रहा है वो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी ओपन ट्रेजेक्ट्रीज हैं। तो पैराबोलिक या हाइपरबोलिक तो हमें हाई स्कूल लेवल पे तो नहीं पढ़ना होता, बट हायर क्लासेस में इट इज प्रूव्ड दैट ट्रेजेक्ट्री इज हाइपरबोलिक। तो ये हमें मेमोराइज करके चलना है, इसकी थ्योरी हम लोग नहीं देखेंगे हाई स्कूल लेवल पे, हमें मेमोराइज करके चलना है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जो ट्रेजेक्ट्री होगी पार्टिकल्स की वो हाइपरबोलिक होगी। इसको लर्न करके चलेंगे हम लोग, ट्रेजेक्ट्री हाइपरबोलिक होगी। तो आपको छोड़ देना चाहिए था यदि आपको नहीं मालूम था तो इसको अपन ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखें, मतलब 4 स्टार की कैटेगरी में रख दें। एक्चुअली आपको नहीं मालूम था तो आपको छोड़ देना चाहिए था, बट आगे के लिए अपने को इसको लर्न कर लेना है कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री है वो हाइपरबोलिक है। Hydrogen atom is in fifth excited state when the electron jumps to the ground state, the velocity of recoiling hydrogen atom। इसको भी हम लोग 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। एक्चुअली जैसे गन से बुलेट निकलती है तो गन रिकॉइल करती है, ऐसे ही एटम से जब फोटोन निकलेगा तो एटम रिकॉइल करेगा। तो जैसे गन बुलेट सिस्टम में टोटल मोमेंटम 0 होता है, ऐसे ही फोटोन एटम सिस्टम में भी टोटल मोमेंटम 0 रहेगा। तो जितना फोटोन का मोमेंटम है p फोटोन, उतना ही ऑपोजिट मोमेंटम एटम का रहेगा। तो v कितना हो जाएगा, p फोटोन अपॉन m। ये मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मिलके 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो ये एटम की रिकॉइल स्पीड है। p फोटोन कैसे निकालें, फोटोन की एनर्जी E है तो डेल्टा E अपॉन c, ये हमारा फोटोन की मोमेंटम हो गया अपॉन m। डेल्टा E फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हाइड्रोजन एटम इज इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 6। तो n बराबर 6 से फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो n बराबर 6 से हमारा n बराबर 1 में आ रहा है। ओके, n बराबर 6 से n बराबर 1 में आ रहा है, तो इज इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। सो डेल्टा E जो होगी हमारी वो 13.6 EV 1.6 इंटू 10⁻19 एंड 1 square minus 6 square, so that is 35/36 upon C which is 3 into 10⁸ and M हाइड्रोजन एटम है तो 1.67 into 10⁻27। एक्सपोनेंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं अभी, तो इसको तो अपन इससे कट कर देते हैं। देखिए कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, अप्रॉक्सीमेट करना है अपने को। ये 10⁸ 10⁻, ये कैलकुलेशन हो गया तो 13.6/3 और ये आ रहा है हमारा 35/36। तो ये तो ऑलमोस्ट 1 हो गया, एंड 13.6 अपॉन 3 4 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है। तो ये आगे के लिए कैरी करना है अपने को
कि जब फोटोन निकलेगा तो एटम रिकॉइल करेगा, है ना। तो यही तो एटम रिकॉइल करेगा, तो हम नॉर्मली तो एटम की रिकॉइल को इग्नोर करते हैं, बट यदि एटम की रिकॉइल को इनकॉर्पोरेट करें तो यहाँ एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई यदि एटम की रिकॉइल को इग्नोर करें, रिकॉइल को इग्नोर करें तो फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा बना रही है, और रिकॉइल को इनकॉर्पोरेट करें तो फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा 2 आ रही है। तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो यदि एक रिकॉइल को इग्नोर कर रहे हैं तो जितनी भी ट्रांजिशन में एनर्जी है वो सारी फोटोन के पास जा रही है, और रिकॉइल को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो जो ट्रांजिशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो थोड़ी फोटोन के पास जा रही है, थोड़ी एटम के पास जा रही है। तो सेकंड केस में, ये केस 1 है और ये केस 2 है, तो सेकंड केस में मेरी फोटोन के पास जो एनर्जी है वो कम है रिकॉइल को इनकॉर्पोरेट करने पे, तो यानी कि सेकंड केस में जो फोटोन की वेवलेंथ आएगी वो ज़्यादा आएगी, फ्रीक्वेंसी कम आएगी। तो ये अब आगे के लिए इस क्वेश्चन को कैरी करना है, थ्योरी को कैरी करना है, अच्छी तरह से समझना है अपने को इसको। द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपन सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंगल स्टार कैटेगरी में जाएगा। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज हाफ। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 1.5 टाइम्स है। अब फ्रीक्वेंसी हाफ मतलब कि 0.7 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ऐसे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो कोई करंट आएगी नहीं। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक्चुअली समझने वाला क्वेश्चन है, डबल स्टार कैटेगरी में अपन रखेंगे, बट सॉल्वेबल है। 37 देखें, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फोटोन बीम, यहाँ फोटोन की जगह फोटोन बीम होना चाहिए, ऑफ इंटेंसिटी दिस इफ इट फॉल्स ऑन अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो गाइस ध्यान रहे, यदि फोटोन बीम की इंटेंसिटी आई है तो जो एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट करेगी वो आई इंटू एरिया करेगी, तो जो मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट करेगा दैट विल बी, एब्जॉर्ब हो गया तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो है, और इनिशियल मोमेंटम जो इंसिडेंट कर रहा है वो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो यही हमारा फोर्स हो गया, तो माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन के लिए है, तो माइनस आई ए बाई सी। ओके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें हम लोग, तो आई की वैल्यू गिवन है 1.4। देखिए एक फोटोन मोमेंटम लेकर आता है h बाई लैम्डा, एक सिंगल फोटोन, मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन, और यदि बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं, हमें इंटेंसिटी गिवन है, तो जितना मोमेंटम पर सेकेंड आ रहा है वो डायरेक्टली अपन बोलेंगे आई इंटू एरिया एनर्जी फॉलोइंग पर सेकेंड अपॉन सी, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जो फाइनल मोमेंटम है वो तो हमारा जीरो है, यानी कि हमें मालूम है फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स हम लोग निकालेंगे इम्पल्स, फोर्स जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे इम्पल्स अपॉन इम्पल्स पर सेकेंड, तो फाइनल मोमेंटम तो हमारा जीरो है और इनिशियल मोमेंटम आई ए बाई सी है, तो जो चेंज हुआ है वो आई ए बाई सी हुआ है, इसीलिए जो फोर्स होगा वो हमारा आई ए बाई सी हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करें आई ए बाई सी से, तो आई ए बाई सी से हम लोग कैलकुलेशन करें तो आई है हमारा 1.4 इंटू 10⁻3, एरिया 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 4 आई, और अपॉन सी 3 इंटू 10⁸, तो 3 को रफली अपन 1.4 3.14, तो ये 5.6 10⁻⁻4 अपन देखें, इंटेंसिटी अपने को गिवन है 1.4 इंटू 10⁻3, एरिया हम लोगों ने लिया पाई आर स्क्वायर एंड अपॉन सी, तो सी है 3 इंटू 10⁸, तो ये हमारा रफली आ रहा है 10⁻, यदि अपन एक्सपोनेंट देखें तो 10⁻3 एंड 10⁻8, तो 10⁻⁻5 तो इधर आ रहा है ये, और ये 3/3.14, तो ये हमारी कैलकुलेशन 5.6 इंटू 3.14 अपॉन 3 है ना, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 4 है, एब्जॉर्ब रेडियस, और ये व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड आई ए बाई सी 3 इंटू 10⁸, तो ये हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है इससे हमारा आंसर 5.6 अपॉन 3, तो 1 इंटू 15/3, तो 5 पॉइंट समथिंग के करीब आ रहा है, बट एक्सपोनेंट के हिसाब से देखें तो फिर यही ऑप्शन हमारा ठीक आ रहा है। तो रफली हम लोग इसको टिक कर देंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बैठ रहा बट रफली अपन इसको टिक कर देंगे।
नेक्स्ट देखें तो इसको अपन ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यही फोटोन बीम परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती तो यहाँ पे 2IA/C हो जाता। या मान लीजिए 30% रिफ्लेक्ट हो रही है, 70% एब्जॉर्ब हो रही है, तो फाइनल मोमेंटम 0.3IA/C रिफ्लेक्ट होता, इंसिडेंट मोमेंटम IA/C तो चेंज होता 1.3IA/C, तो अकॉर्डिंगली फोर्स आ जाता। तो ये स्टैंडर्ड है कि भाई यदि पावर P इंसिडेंट कर रही है पर सेकेंड, तो जो फोटोन का मोमेंटम इंसिडेंट कर रहा है वो P/C है, या इंटेंसिटी I इंसिडेंट कर रही है तो जो फोटोन का मोमेंटम इंसिडेंट कर रहा है वो IA/C है। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, वहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड कैटेगरी है ये, हम इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। लॉजिक गेट के स्टैंडर्ड सिचुएशन है। 39 क्वेश्चन में अपने को अल्फा गेन अपने को दे रखा है, कॉमन बेस मोड इज दिस, इट्स गेन बीटा इन द कॉमन एमीटर मोड। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बीटा इज अल्फा 1 माइनस अल्फा, है ना, बीटा इज अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो सॉल्व कर लेंगे, तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में अपन 39 क्वेश्चन को रखेंगे। 40th क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड कैटेगरी है, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस जंक्शन इज कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, तो इसको भी सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन एमीटर रीजन, तो एमीटर रीजन में इतने इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁻6 में सेकेंड में एंटर कर रहे हैं, तो जो एमीटर करंट है वो जाएगी हमारी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और टाइम गिवन है पे 10⁻6 सेकेंड्स। ओके, जो आई ही है उसको हम लोग पहले वेरिएबल्स में लिख लें, तो वेरिएबल्स में आई इज n इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, चार्ज E है और टाइम डेल्टा टी में, तो NE/डेल्टा टी। तो यहाँ से अपने करंट निकाली तो ये आ रही है 1.6 मिली एम्पियर। ओके, नाउ कलेक्टर करंट इज इफ 2% इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन बेस रीजन, तो जो IB है दैट इज 0.02 IE, तो जो IC है वो हो जाएगा हमारा 0.98 IE। सो 0.98 इंटू 1.6, तो 1.6 से थोड़ा सा छोटा, तो 1.57 ये ठीक है। एंड जो बीटा होगा हमारा, बीटा हो जाएगा हमारा IC/IE। तो बीटा की हम लोग वैल्यू देखें तो वैल्यू जो हमारी आ रही है वो हमारी आ रही है, सॉल्व करने पे 49 आ जाएगा हमारा, 0.98/0.02 IC/IB, सो दैट इज 49। तो बीटा की वैल्यू भी आ रही है, तो अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लें, when a picture drawn on a paper is seen through a slab of transparent material, it appears to be raised by 1.5 सेंटीमीटर। तो गाइस एक ट्रांसपेरेंट स्लैब के थ्रू यदि ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज शिफ्टेड फील होगी, और जो शिफ्ट होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लेना है अपने को, T1-1/n। T स्लैब की थिकनेस है और n स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये हमें स्ट्रेट अवे लर्न करना है। तो यहाँ पे हमें T गिवन है 5, 1-1/n, और शिफ्टिंग गिवन है 1.5 सेंटीमीटर 3/2। तो यहाँ से 1/n की वैल्यू आ रही है हमारी 1 - 3/10, दैट इज 7/10। अब हमें क्रिटिकल एंगल पूछा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एयर के साथ में, तो साइन थीटा सी हमें मालूम है NR/ND, तो 1/n, और 1/n की वैल्यू है 7/10, सो साइन थीटा सी, सो थीटा सी इज साइन इनवर्स 7/10। तो ये रिजल्ट में आपको यदि याद नहीं है तो याद रखने के बोलूँगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट स्लैब, इट अपीयर्स टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द स्लैब बाय T1 - 1/n। T है स्लैब की थिकनेस, N है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में। ओके, और इसी में एक और रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको लर्न रखना है। इन केस स्लैब पे डाइवर्जिंग रेज आ रही है, कन्वर्जिंग रेज आ रही है ऐसे, और स्लैब नहीं होती तो ये यहाँ कन्वर्ज करती है। तो स्लैब है तो आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस ये एक्चुअली यहाँ मीट करेंगी, स्लैब से अवे मीटिंग होगी। यहाँ तो क्या हो रहा है, टूवर्ड स्लैब शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे अवे फ्रॉम स्लैब शिफ्टिंग होगी, कितने से, T1 - 1/n से। तो ये स्लैब वाला रिजल्ट याद रखना है हमें, एक केस में टूवर्ड स्लैब शिफ्ट होगी और एक केस में अवे फ्रॉम स्लैब शिफ्ट होगी। अवे फ्रॉम स्लैब कब शिफ्ट होगी, जब स्लैब पे कन्वर्जिंग रेज आ रही है, तब अवे फ्रॉम स्लैब शिफ्ट होगी। तो 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। आपको स्लैब का रिजल्ट याद रखना है इसके लिए। A ray of light when incident on a prism suffers a deviation of this minimum deviation. If the shaded half portion of the prism is removed, then the same ray will be. देखिए ये 2 आइडेंटिकल प्रिज्म हो गए मेरे, ये प्रिज्म 1 हो गया
और ये प्रिज्म 2 हो गया। ये दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है, तो दोनों सेम डिविएशन प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए इनके डिविएशन डेल्टा डैश है और दोनों के वर्टेक्स एंगल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो डिविएशन ऐड होगा। पहले से जितना डिविएशन प्रोड्यूस होगा उतना ही डिविएशन सेकेंड से प्रोड्यूस होगा, तो दोनों का नेट डिविएशन ऐड हो जाएगा। ये डेल्टा डैश और इसमें ये भी डेल्टा डैश, तो नेट डिविएशन 2 डेल्टा डैश होगा। तो दोनों प्रिज्म को कंबाइन कर दें तो नेट डिविएशन 2 डेल्टा डैश होगा, जो कि हमें 39 डिग्री गिवन है। तो सिंगल प्रिज्म का डिविएशन आधा हो जाएगा 19.5। सो दिस इज अ गुड लॉजिकल क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे अपन इसको। द टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, तो हाफ विड्थ होती है लैम्डा बाय ए, टोटल विड्थ होती है 2 लैम्डा बाय ए। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पढ़ के टिक करना है अपने को। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन टू ग्लास एट पोलराइजिंग एंगल, तो पोलराइजिंग एंगल पे हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, तो हमें मालूम है ब्रिस्टल्स लॉ से कि रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज हो जाती है। तो ये भी पढ़ के डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी डायरेक्ट एक को टिक करेंगे। तो ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मल इजी कैटेगरी के हैं, कुछ क्वेश्चंस डिमांडिंग थे। ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस पेपर है, और मैं अगेन आपको यही बोलूँगा दोस्तों, पेपर करना जितना अटेम्प्ट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े वीक थे, जो नए कॉन्सेप्ट थे, अब आप उन पर अच्छी तरह से वर्क करें। जो जो इस पेपर में नई चीज़ें सीखी हैं उनको अपने नोट्स में अच्छी तरह से प्रॉपरली आप लिखो, अच्छी तरह से उनको सीखो। डे बाय डे हर टेस्ट देने के बाद में इवन तो हमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, बट स्टिल हमें लग रहा है कि आप कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, अगले 2-1.5 महीने तक अपन कंटिन्यूसली इस तरह पेपर्स अटेम्प्ट करते हुए नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, तो हमारे में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल के लिए